आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको चैनल के नोटिफिकेशन और अपडेट रेगुलर मिलते रहे। यात्रा एक अकिंचन की, जीवन विज्ञान। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद नैतिक शिक्षा की चर्चा शुरू हो गई। अनुरत आंदोलन का मुख्य विषय था नैतिक मूल्यों का विकास। उससे जुड़ा हुआ विषय था नैतिक शिक्षा। सन 1964 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। उसके सचिव थे जेपी नाइक। प्रश्न नैतिक शिक्षा का। आचार्यवर बीकानेर चातुर्मास के लिए विहार कर चुके थे। मैं आचार्यवर के निर्देशानुसार दिल्ली में रहा। एक दिन नाइक मेरे पास आए और उन्होंने नैतिक शिक्षा के संदर्भ में विचार विमर्श किया। विचार के पश्चात उन्होंने कहा, आप नैतिक शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और हमें भी नैतिक शिक्षा के विषय में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आप हमारा मार्गदर्शन करें। उनसे अनेक बार इस विषय में चर्चा हुई। एक दिन उन्होंने प्रस्ताव रखा, आप नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने वाली कुछ पुस्तकें हमें दें, उन्हें हम आयोग की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे। उनके अनुरोध पर हमने नैतिक पाठमाला के 2 भाग लिखे। छठी कक्षा के लिए एक पुस्तक मुनि सुखलाल जी ने लिखी और 7वीं कक्षा के लिए मैंने लिखी। यह दोनों पुस्तकें उन्हें दे दी। उन्होंने पुस्तकों को पसंद किया और आश्वासन दिया कि हम अपनी रिपोर्ट के साथ इन पुस्तकों को प्रस्तुत कर देंगे। कुछ दिनों बाद जेपी नायक हमारे पास आए। वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने कहा, नैतिक शिक्षा विवाद का विषय बन रहा है। एक समुदाय के लोग जिन महापुरुषों के नाम नैतिक शिक्षा के साथ जोड़ना चाहते हैं, उसे दूसरे समुदाय के लोग पसंद नहीं करते। इस विवाद को सुलझाना कठिन हो रहा है। इस सूचना से हमें लगा कि नैतिक शिक्षा के विषय में आयोग अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। नैतिकता के प्रयोग। अनुरोध के द्वारा नैतिक शिक्षा का कार्य बराबर चल रहा था। दिल्ली के विद्यालयों में नैतिकता के कुछ प्रयोग भी किए जा रहे थे। कुछ विद्यालयों में कॉपी, पेंसिल, कलम आदि सामग्री रखी गई। मूल्य पत्रक रख दिए। विद्यार्थियों ने अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री ली और पेटिका में रुपए डाल दिए। यह प्रयोग काफी सफल रहा। इस प्रकार के अन्य प्रयोग भी किए गए। नैतिकता के विषय में हमारे मुनियों और कार्यकर्ताओं के वक्तव्य भी आयोजित किए गए। विक्रम संवत 2021 30 हजारी कोर्ट में जिलाधीश और मजिस्ट्रेट समूह के मध्य नैतिकता के विषय में मेरा वक्तव्य रखा गया। उस समय मैंने नैतिकता के विषय में 4 श्लोक की रचना की और उनके आधार पर वक्तव्य दिया। विलास बहुला वृत्ति, अल्पयाश बहुव्यय, अपेक्षा कृत्रिमा यत्र तत्र नैतिकता कुतः, सीमा मासादितो भोग व्ययश्चायानुसारत, अपेक्षा सीमिता यत्र तत्र नैतिकता कुतः, कर्तव्य विमुखम यत्र राजतंत्रम प्रविधते, वाणिज्य सच्छल संयुक्ता तंत्र नैतिकता कुतः, कर्तव्य प्रवणम यत्र राजतंत्रम प्रविधते, वाणिज्यो न्याय संतुष्टा तत्र नैतिकता कुतः। मूल्य परक शिक्षा। नैतिक शिक्षा के साथ मूल्य परक शिक्षा की चर्चा भी चल रही थी। हमारे सामने भी मूल्यों के विषय में प्रश्न आए। हमने उस समय 11 मूल्यों का निर्धारण किया। अभयम मृद्धता सत्यम, आर्जवम करुणा धृति, अनासक्ति स्वावलंब, स्वशासनम सहिष्णुता, कर्तव्यनिष्ठता, व्यक्तिगतास्य विसर्जनम, प्रामाणिकत्वम यशिष्ण स्युः, नीतिमान उच्यते नरः। शिक्षा आयोग में पाठशाला की पुस्तकों का उपयोग नहीं हुआ। दिल्ली के विद्यालयों में प्रार्थना के समय प्रतिमास एक पाठ का उपयोग किया गया। हमने नैतिक मूल्यों के विकास के लिए विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक का त्रिकोणात्मक अभियान चलाया। विद्यालय के अभिभावक निमंत्रित किए गए और तीनों पक्षों के मध्य नैतिकता के बारे में चर्चा की गई। इस नैतिकता के अभियान में
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव LO जोशी, बसंतराव ओंक, रामेश्वर ठेकेदार, दीनदयाल शर्मा आदि अनेक व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग रहा। अणुव्रत के कार्यकर्ता भी बहुत सक्रियता से काम कर रहे थे। उनमें पारस जैन, प्रभुदयाल डाबडीवाल, जयचंद लाल दफ्तरी आदि प्रमुख थे। विश्वविद्यालयों में भी मूल्यपरक शिक्षा का स्वर सुनाई देने लगा। अणुव्रत आंदोलन के साथ साथ नैतिक शिक्षा का चिंतन चल ही रहा था, इसलिए नैतिक शिक्षा के विषय में चिंतन करने वालों के साथ संपर्क भी होता रहा। अनेक पाठ्यक्रम बने पर संतोष का अनुभव नहीं हुआ। सन 1975 में प्रेक्षाध्यान के प्रयोग प्रारंभ किए गए। जिन व्यक्तियों ने प्रयोग किया उनमें परिवर्तन भी आने लगा। ऐसा वातावरण बना कि प्रेक्षा के प्रयोग से अनेक लोगों में बदलाव आ रहा है। उनका दृष्टिकोण बदल रहा है, चिंतन बदल रहा है, आचार और व्यवहार भी बदल रहा है। चिंतन का नया आयाम। एक दिन आचार्यवर ने कहा, प्रेक्षा ध्यान के शिविर में युवक और प्रौढ़ व्यक्ति आ रहे हैं। उनकी आदतों में परिवर्तन आ रहा है। उनमें नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक विकास के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। पर इस पर चिंतन करो कि आने वाली नई पीढ़ी में यदि परिवर्तन नहीं आया तो समस्या का समाधान कैसे होगा। अब हमें विद्यार्थियों के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए। आचार्यवर की इस प्रेरणा ने चिंतन का नया आयाम खोल दिया। 25 दिसंबर 1978 से 31 दिसंबर 1978 जैन विश्व भारती के प्रांगण में प्रेक्षा ध्यान का शिविर हो रहा था। उसमें मुख्यतः डिडवाना उपखंड के प्राध्यापक भाग ले रहे थे। एक दिन प्रवचन के समय नैतिक शिक्षा पर चर्चा चली। चर्चा के दौरान मैंने कहा, नैतिक शिक्षा यह नाम बहुत विवादास्पद बन गया है। कुछ प्राध्यापक इस भाषा में भी बोलने लगे। एक कक्षा में नैतिक शिक्षा होगी तो क्या शेष कक्षाओं में अनैतिक शिक्षा चलेगी? यद्यपि यह कोई बलवान तर्क नहीं है, फिर भी यह स्पष्ट था कि नैतिक शिक्षा शब्द विवादों के घेरे में आ गया। 28 दिसंबर को नैतिक शिक्षा के विषय में लंबा संवाद चला। डॉक्टर दयानंद भार्गव ने नैतिक शिक्षा के संदर्भ में कुछ प्रश्न उपस्थित किए। मैंने उनका समाधान दिया। मुझे लगा इस विषय में कुछ नया चिंतन अपेक्षित है। उस अपेक्षा को ध्यान में रखकर उस संवाद के निष्क्रम में मैंने कहा, नैतिक शिक्षा का नाम जीवन विज्ञान क्यों न कर दिया जाए। इसका सब प्राध्यापकों ने सकारात्मक उत्तर दिया। सबने कहा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह नाम अधिक सार्थक होगा। विद्या की नई शाखा की परिकल्पना। आचार्यवर उन दिनों श्री डूंगरगढ़ में प्रवास कर रहे थे। शिविर की संपन्नता के पश्चात मैंने एक पत्र लिखा। मेरे संवाद गुरुदेव तक पहुंच गए। मैंने उसमें इस विषय का संकेत कर दिया, महाप्राण ज्योतिर्पुंज आचार्य प्रवर, तुम्हारी सतत प्रवाही करुणा से प्रसन्न और प्रणत हम सब श्री चरणों में वंदना और कुशल पृच्छा संप्रेषित करते हैं। हम मंगल भावना करते हैं तुम्हारी शक्ति की अजस्त्र धारा हजारों व्यक्तियों में शक्ति का संचार करे। तुम्हारी स्वस्थता इस महान संघ की ही स्वस्थता नहीं है, अध्यात्म की धारा में त्राण खोजने वाली मानव जाति की स्वस्थता है। उसके लिए मंगल भावना करते हैं और उसके प्रति उपेक्षा न हो यह अनुरोध भी। श्री चरणों के अनुग्रह से हम सब कुशल हैं। शिविरों का क्रम श्री डूंगरगढ़ से शुरू हुआ, वह आज 31 दिसंबर को संपन्न हो रहा है। यह दिसंबर का महीना हमारे लिए शिविरों का महीना रहा। तीसरे शिविर में जितने प्राध्यापक आने वाले थे वे सब नहीं आ सके। फिर भी इस शिविर को दो विशिष्ट उपलब्धियां हैं। पहला, भाव क्रिया का व्यापक स्वरूप में प्रतिपादन। दूसरा, विद्या की एक नई शाखा की परिकल्पना। 25 दिसंबर को प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्रों की मैं व्याख्या कर रहा था। डॉक्टर नथमल जी टाटिया उपस्थित थे। उनका ध्यान भाव क्रिया और प्रतिक्रिया वृत्ति इन 2 सूत्रों पर गया। उन्होंने 27 दिसंबर को सूर्योदय होते होते आकर कहा, मेरे हाथ में ऐसा मानदंड आ गया है जिसके आधार पर सब साधना पद्धतियों और दर्शनों की समीक्षा की जा सकती है। इस विषय में उनके 2 वक्तव्य हो गए, 2 और संभव हैं। 28 दिसंबर की रात को
भार्गव जी का प्रश्न था नैतिकता के विषय में, बहुत उलझन भरा। मैंने उसका समाधान किया पर उसे पूरा समाधान नहीं माना। 29 दिसंबर को प्रातःकाल ध्यान के समय उसका समाधान सूझा। वह सबके सामने रखा। सब में एक नई उत्सुकता जाग गई और उस समाधान के कारण तुलसी अध्यात्म निडम पर बहुत बड़ा नया दायित्व आ गया है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी शक्ति से हम उस दायित्व का भलीभांति निर्वाह करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में धर्म, अध्यात्म या नैतिकता की नई दिशा उद्घाटित होगी। पूरी रूपरेखा दर्शन होने पर प्रस्तुत करेंगे। तुम्हारा आशीर्वाद उपलब्ध होने पर उसकी क्रियान्विति होने लगेगी। वह दिन धन्य होगा जिस दिन श्री चरणों का साक्षात होगा। 3 जनवरी 1979, लाडनू मुनि नथमल। प्रतिष्ठित हो गया जीवन विज्ञान। हम लाडनू प्रवास संपन्न कर आचार्यवर की सनिधि में पहुंचे। शिविर की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मैंने नैतिक शिक्षा के स्थान पर जीवन विज्ञान के नाम की परिकल्पना प्रस्तुत की। जीवन विज्ञान का नाम सुना और आचार्यवर ने कहा, साधु साधु तथास्तु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आचार्यवर की स्वीकृति प्राप्त कर हमने कृतार्थता का अनुभव किया। आचार्यवर मेरे लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनका एक शब्द पथ को आलोकित कर देता। जीवन विज्ञान शब्द प्रतिष्ठित हो गया। उसे शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस विषय में चिंतन शुरू हुआ। आचार्यवर की सन्निधि में अनेक गोष्ठियां हुई। चिंतन के कुछ बिंदु स्पष्ट हो गए। वर्तमान शिक्षा में बौद्धिक विकास के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। यांत्रिक और औद्योगिक विकास के लिए बहुत अवकाश है, किंतु उससे चरित्र का विकास नहीं हो रहा है। जीवन विज्ञान के द्वारा वह कमी कैसे पूरी हो, इस विषय पर पर्याप्त मंथन, वैचारिक आलोडन विलोडन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुव्रत की आचार संहिता नैतिक मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ आचार संहिता है। जीवन व्यवहार में उसका उपयोग अभ्यास के बिना नहीं हो सकता। इस चिंतन के बाद शिक्षा के उपयोगी मूल्यों का निर्धारण किया गया। मूल्यों का वर्गीकरण। मनुष्य केवल सामाजिक नहीं है और वह केवल व्यक्ति भी नहीं है। वह संबंधों के कारण सामाजिक और जन्मजात व्यक्तित्व के कारण व्यक्ति हैं। शिक्षा में सामाजिक और व्यक्तित्व दोनों पहलुओं का समन्वय आवश्यक है। इसके द्वारा ही आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का सामंजस्यपूर्ण विकास किया जा सकता है। जीवन विज्ञान मूल्य परक शिक्षा की समन्वयात्मक प्रयोग पद्धति है। उसमें 16 मूल्य निर्धारित किए गए हैं। उनका वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला, सामाजिक मूल्य, उसमें कर्तव्यनिष्ठा और स्वावलंबन। दूसरा, बौद्धिक आध्यात्मिक मूल्य, उसमें सत्य, समन्वय, संप्रदाय निरपेक्षता और मानवीय एकता। तीसरा, मानसिक मूल्य, उसमें मानसिक संतुलन और धैर्य। चौथा, नैतिक मूल्य, उसमें प्रामाणिकता, करुणा और सह अस्तित्व। पांचवा, आध्यात्मिक मूल्य, उसमें अनासक्ति, सहिष्णुता, मृदुता, अभय, आत्मानुशासन। केवल सिद्धांत बोध के द्वारा विद्यार्थी अपनी अस्मिता को पहचान सके और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हो सके, यह कम संभव है। इसके लिए सिद्धांत और प्रयोग दोनों का समन्वय आवश्यक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संगोष्ठी। सन 1981 आचार्यवर का जयपुर में पदार्पण। उस समय राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे चंदनमल जी बैद। उन्होंने कुछ समय पूर्व शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने एक दिन गुरुदेव से कहा, मैंने नैतिक शिक्षा लागू करने की बात कही है, उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आचार्य श्री, क्या करोगे? शिक्षा मंत्री, नैतिक शिक्षा के लिए एक पुस्तक तैयार करा रहा हूँ। आचार्यवर, विद्यार्थियों पर पुस्तकों का भार बहुत है, एक पुस्तक का भार और बढ़ जाएगा। शिक्षा मंत्री, तो क्या होना चाहिए? आचार्यवर, नैतिकता का विकास केवल पाठ पढ़ाकर नहीं किया जा सकता, उसके लिए अभ्यास जरूरी है। वह प्रायोगिक होना चाहिए, सैद्धांतिक नहीं। शिक्षा मंत्री, आचार्यवर, आपने जो कहा वह गंभीर विषय है। मैं आपकी सनिधि में शिक्षा मंत्रालय की एक गोष्ठी आयोजित करूंगा। आप हमारे शिक्षा वेदों व अधिकारियों को अपना मंतव्य समझा दें। शिक्षा मंत्री ने आचार्यवर की सनिधि में शिक्षा मंत्रालय की गोष्ठी आयोजित की।
उसमें शिक्षा सचिव के भटनागर, शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर आदि ने भाग लिया। गोष्ठी के प्रारंभ में मैंने वक्तव्य दिया। उसका प्रारंभ इन शब्दों से हुआ, अनेक विद्वान कह रहे हैं हमारी शिक्षा प्रणाली गलत है। हमारा मंतव्य यह है कि शिक्षा प्रणाली गलत नहीं है, अधूरी है, अपर्याप्त है। वर्तमान शिक्षा यदि गलत हो तो उससे अच्छे अच्छे डॉक्टरों, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों, अच्छे अच्छे इंजीनियरों का निर्माण कैसे हो रहा है। अपर्याप्त मानने का हेतु यह है कि उसमें नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो रहा। हम शिक्षा से अपेक्षा रखते हैं चारित्र संपन्न व्यक्ति के निर्माण की, और वह कार्य उससे नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसे त्रुटिपूर्ण मानते हैं। यह हमारा चिंतन वैसा ही है जैसा कि बीज बोए बिना फसल या फल की कामना करते हैं। वक्तव्य में शिक्षा के संदर्भ में मैंने कुछ विकल्प प्रस्तुत किए। शिक्षा सचिव के भटनागर बोले, आज पहली बार हमने सुना है कि हमारी शिक्षा अपर्याप्त है। हम सदा इसे गलत ही सुनते आए हैं। आपने हमें नई दृष्टि दी है। कृपया ये बताएं, अपर्याप्त को पर्याप्त कैसे बनाएं, अपूर्ण को पूर्ण कैसे करें। शिक्षा सचिव के प्रश्न पर मैंने सर्वांगीण विकास की परिकल्पना उन्हें बताई। मैंने कहा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुसार शारीरिक विकास पर कुछ ध्यान दिया जाता है, बौद्धिक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, यांत्रिक विकास और विज्ञान विकास उसी का एक भाग है। मानसिक विकास पर प्राय ध्यान नहीं दिया जाता। भावनात्मक विकास सर्वथा उपेक्षित है। सर्वांगीण विकास से हमारा तात्पर्य है शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक विकास, शरीर, बुद्धि, मन और भाव का संतुलन विकास। चरित्र और नैतिक मूल्यों का संबंध मुख्यतः भावात्मक विकास के साथ है। उसके बिना नैतिक मूल्यों के विकास की संभावना नहीं की जा सकती। शिक्षक प्रशिक्षण शिविर। सर्वांगीण विकास की अवधारणा ने शिक्षा सचिव का ध्यान आकृष्ट किया। उनका प्रश्न था कि भावात्मक विकास कैसे हो सकता है। मैंने कहा, वह केवल पाठ पढ़ने से नहीं होता, उसके लिए प्रयोगात्मक पद्धति को अपनाना जरूरी है। इसकी पूरी प्रक्रिया यह होगी कि पहले कुछ शिक्षकों को चुनकर भावात्मक विकास के प्रयोगों का प्रशिक्षण दिया जाए। वे शिक्षक विद्यालयों में विद्यार्थियों को भावात्मक विकास के लिए प्रयोग कराएंगे। कुछ शिक्षक रिसोर्स पर्सन बने और वे शिक्षकों को प्रशिक्षण दें। इस योजना पर उनकी सहमति हो गई। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिविरों की आयोजना का संकल्प व्यक्त किया गया। जीवन विज्ञान की शिक्षा की व्यापकता का यह पहला संदर्भ है। राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा जीवन विज्ञान के अनेक शिक्षक शिविर आयोजित किए गए। शिविरों की श्रृंखला चल रही थी। उसमें मैं जीवन विज्ञान के विषय में प्रवचन करता। उनका संकलन कर 2 पुस्तकें तैयार की गई। पहला, जीवन विज्ञान शिक्षा का नया आयाम। दूसरा, जीवन विज्ञान स्वस्थ समाज संरचना का संकल्प। शिक्षा जगत में जीवन विज्ञान। सन 1984 में आचार्यवर जोधपुर में चातुर्मासिक प्रवास कर रहे थे। एक दिन जगन्नाथ सिंह मेहता दर्शन करने आए। आचार्यवर ने शिक्षा के क्षेत्र में जीवन विज्ञान की उपयोगिता पर बल दिया। उन्हें जीवन विज्ञान विषयक 2 पुस्तकें दी गई। मेहता जी शिक्षाविद थे। वे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा आयुक्त रहे। उस पद से निवृत्ति के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने जीवन विज्ञान शिक्षा का नया आयाम पुस्तक को सांगोपांग पढ़ा। वे आचार्यवर के पास आकर बोले, आचार्य श्री, इस पुस्तक में आज की समस्या का सुंदर समाधान है। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जितना कर सकूंगा उतना करने का प्रयत्न करूंगा। सन 1986 उदयपुर में मर्यादा महोत्सव का आयोजन। आचार्यवर की सन्निधि में सैकड़ों साधु साधियों की उपस्थिति। राजस्थान विद्यापीठ एवं राष्ट्रीय अमृत महोत्सव समिति ने द्विदिवसीय जीवन विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया। जीवन विज्ञान के विषय में काफी गहन चिंतन चला। कुछ विद्वानों ने इस विषय में शोध पत्र पढ़े। कोप्से अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संगठन है। उसका अधिवेशन भिन्न भिन्न प्रांतों में होता रहता है। राजस्थान में उसका अधिवेशन हो रहा था। उसके लिए जगन्नाथ सिंह मेहता ने उदयपुर क्षेत्र का चुनाव किया। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में एक दिन जीवन विज्ञान की चर्चा के लिए निर्धारित किया। 7 फरवरी 1986 को आचार्यवर की सन्निधि में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उसमें
कोप्से की कॉन्फ्रेंस में आए हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्षों और शिक्षा सचिवों ने भाग लिया। जीवन विज्ञान के विषय में विस्तार से चर्चा हुई। सबके सामने एक नया विषय आया और अनेक व्यक्तियों ने उसे शिक्षा के साथ जोड़ने की अनुशंसा की। राष्ट्र में नैतिक मूल्यों के ह्रास की अनुभूति तीव्रता के साथ हो रही थी। उसे रोकने के उपाय भी खोजे जा रहे थे। उनमें सर्वाधिक उपाय माना जा रहा था शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश। जीवन विज्ञान उस अपेक्षा की पूर्ति का माध्यम बना रहा, इसलिए उसके प्रति अनेक क्षेत्रों में आकर्षण बढ़ा। सन 1995 में दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा और शिक्षा मंत्री श्री हर्षवर्धन थे। उस समय शिक्षा आयुक्त थे श्री एस रघुनाथन। वे मुनि किशनलाल जी के संपर्क में आए। अल्प संपर्क में ही उन्होंने जीवन विज्ञान को गहराई से समझ लिया और विद्यालयों में उसे लागू करने की योजना बनाई। शिक्षकों को जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया। अनेक विद्यालयों में कार्य प्रारंभ हो गया। दिसंबर 1997 में हम लोग भिनासर में प्रवास कर रहे थे। रघुनाथ जी ने चिंतन किया और शिक्षा मंत्री सहित प्रमुख शिक्षा वेदों और शिक्षा अधिकारियों के लिए 3 दिन का जीवन विज्ञान शिविर आयोजित किया। उसमें जीवन विज्ञान के विषय में काफ़ी चिंतन हुआ और दिल्ली राज्य में उसे आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त की गई। जीवन विज्ञान की जैसे जैसे उपयोगिता सामने आई, उसकी मांग बढ़ती गई और वह व्यापक बनता गया। जैन विश्व भारती मान्य विश्वविद्यालय में जीवन विज्ञान विभाग स्थापित हुआ। MA का कोर्स चालू हो गया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर ने सन 1990-91 में जैन विद्या और जीवन विज्ञान को स्नातक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। वर्तमान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पौंडीचेरी और दिल्ली राज्य में जीवन विज्ञान शिक्षा के साथ चल रहा है। शिक्षा जगत में जीवन विज्ञान इतना प्रवेश पा सकेगा, यह हमारी कल्पना नहीं थी। आचार्यवर्ग का एक संकेत भी इतना बड़ा वटवृक्ष बन जाएगा, यह सोचा नहीं था। उनके अस्तित्व काल में जीवन विज्ञान का विस्तार हो चुका था। वर्तमान में वह सतसाखी बन रहा था। शिक्षा की समस्या और जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान की व्यापकता का हेतु है अपेक्षा। शिक्षा संस्थानों की अपेक्षा और अभिभावकों की अपेक्षा। दिन प्रतिदिन होने वाला नैतिक मूल्यों का ह्रास समाज को प्रभावित कर रहा है। उससे शासन तंत्र भी प्रभावित हो रहा है। अनेक क्षेत्रों में लोग समस्या का समाधान शिक्षा के क्षेत्र में खोज रहे हैं। घर का वातावरण और धर्म स्थान चरित्र विकास के हेतु बनते हैं, किंतु विद्यार्थी पर शिक्षा का जितना प्रभाव होता है उतना उन दोनों का नहीं होता। इसलिए सबका ध्यान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की ओर आकृष्ट हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र की अपनी समस्या है। शिक्षक विद्यालय में वही पाठ्यक्रम पढ़ाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित है। उसमें बौद्धिक विकास का प्रधान है। चरित्र विकास अथवा नैतिक मूल्यों का विकास गौण है और बहुत गौण है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र से अभिनिष्क्रमण करने वाले व्यक्ति विद्वान बहुत होते हैं, किंतु उनका चरित्र पक्ष ज्ञान के अनुरूप समृद्ध नहीं होता। दूसरा, शिक्षक स्वयं उसी सरकारी पाठ्यक्रम से निष्णात होकर आते हैं, इसलिए सामान्यतया उनमें बौद्धिक विकास की अपेक्षा रखी जा सकती है, किंतु नैतिक मूल्यों के विकास की नहीं। पाठ्यक्रम और पाठक की समस्या से विद्यार्थी भी अछूता नहीं रहता। सकारात्मक भाव का प्रशिक्षण नहीं मिलता, उस अवस्था में नकारात्मक भाव को पनपने का मौका मिलता है। मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में जैविक दृष्टि, बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट तथा मस्तिष्क विद्या के आधार पर जितना चिंतन होना चाहिए था उतना चिंतन नहीं हुआ। जैविक दृष्टि से जैविक रसायन और मस्तिष्क विद्या के आधार पर जो चिंतन किया गया उसका प्रतिफलन है जीवन विज्ञान। वृत्तियों के परिवर्तन के लिए हमने अध्यात्म, योग और विज्ञान के आधार पर कुछ प्रयोग निर्धारित किए। अध्यात्म और योग के आधार पर चक्रों और चैतन्य केंद्रों का अध्ययन किया। उनसे वृत्ति परिवर्तन और सकारात्मक भाव, पॉजिटिव एटीट्यूड निर्माण के सूत्र खोजे गए। शरीर विज्ञान, एनाटॉमी, शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मस्तिष्क विद्या से प्राप्त सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। नाड़ी तंत्र, नर्व सिस्टम और अंतस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स,
से भी कई महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त हुए। शिक्षा में इन सब का महत्वपूर्ण योग हो सकता है। इनका सहारा लिए बिना सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की कल्पना को साकार नहीं किया जा सकता। जीवन विज्ञान विकास का दृष्टिकोण। जीवन विज्ञान समग्र दृष्टिकोण पर आधारित विकास का दृष्टिकोण है। विकास के 11 सूत्र: बौद्धिक विकास, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सामुदायिक चेतना का विकास, स्वास्थ्य का विकास, संपन्नता का विकास, प्रामाणिकता का विकास, संवेदनशीलता का विकास, संयम की शक्ति का विकास, अहिंसक दृष्टिकोण का विकास, त्याग, निष्ठा और सहिष्णुता का विकास, आजीविकापयोगी क्षमता का विकास। शिक्षा की 2 पद्धतियां हैं: भाषा युक्त, भाषा मुक्त। भाषा युक्त में तर्क, भाषा मुक्त संगीत, भाषा युक्त गणित, भाषा मुक्त दृश्य, भाषा युक्त अपराध विला, भाषा मुक्त पराविद्या। मस्तिष्क विद्या के अनुसार मस्तिष्क के 2 पटल होते हैं, एक बायां पटल और दायां पटल। मस्तिष्क का बायां पटल भाषा युक्त विद्या के लिए उत्तरदायी है, उसका दायां पटल भाषा मुक्त विद्या के लिए उत्तरदायी है। अंतर्दृष्टि और अतीन्द्रिय चेतना का विकास इसी पटल के जागरण पर निर्भर है। भाषा युक्त शिक्षा बहुत चल रही है। जीवन विज्ञान भाषा मुक्त शिक्षा का प्रयोग है। यह प्रायोगिक पद्धति है। ध्यान, आसन, प्राणायाम, अनुप्रेक्षा आदि प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति की चेतना का रूपांतरण किया जा सकता है। जीवन विज्ञान की प्रयोग पद्धति प्रेक्षा ध्यान पर आधारित है, इसलिए प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान के बीच कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जा सकती। यदि विषय की स्पष्टता के लिए कोई भेद रेखा खींचे तो कह सकते हैं कि आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए प्रेक्षा ध्यान और शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन विज्ञान की पद्धति का निर्धारण किया गया है। ओम अरम।